नमस्कार। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीणा मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय बालाघाट कक्षा 10वीं के इस विषय व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय का भाग 2 लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। पद परिचय के भाग 1 में हमने पद परिचय से संबंधित जो पूर्व ज्ञान आवश्यक है उसकी जानकारी अर्जित की थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जो भी जानकारी ली थी और जो भी आपको गृह कार्य दिया गया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनके सभी के पद, भेद और उपभेद आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे और नोट्स बना लिए होंगे। एक बार पुनः नज़र डालिए। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 विकारी शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनका आज हम पद परिचय करेंगे। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनका हम पद परिचय करेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों। सबसे पहले ये आप यहाँ एक तालिका देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं। यदि इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो ये 100% गारंटी है कि आप अच्छी तरह से पद परिचय कर सकेंगे। इस तालिका को आप ज्यों का त्यों अपनी कॉपी में चार्ट बनाकर उतार लीजिए। पहले मैंने विकारी पदों के परिचय की तालिका दी है। सबसे पहले आपको पद पहचानना होता है। पद की तालिका है। पद यदि आप पहचान गए तो आपको उसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर परिचय देना है वो इस तालिका में दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ 8 बिंदु हैं। पहला है पदभेद, फिर लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों से संबंध, वाच्य, काल और धातु। इनमें से क्रिया को छोड़कर बाकी 3 के लिए 4 पद आवश्यक हैं, जो आप देख सकते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनमें आप सबसे पहले पद का नाम लिखें, उसके बाद पदभेद लिखें। पदभेद आप सबके याद करके आए होंगे। लिंग लिखें, वचन लिखें और कारक लिखें। विशेषण में कारक अनिवार्य नहीं होता है, बाकी संज्ञा और सर्वनाम में अनिवार्य है। अन्य पदों से संबंध में संज्ञा के अंतर्गत आप क्रिया से संबंध बताएंगे, सर्वनाम के अंतर्गत भी क्रिया से संबंध बताएंगे। यदि विशेषण है तो इसके साथ आपको विशेष्य बताना अनिवार्य है। विशेष से संबंधित चर्चा हम जब विशेषण का पद परिचय करेंगे तब करेंगे। तो ये ऊपर के जो 3 पद हैं उनमें अंतिम 3 बिंदु शामिल नहीं हैं: वाच्य, काल, धातु। इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में केवल 5 पदों को ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम क्रिया में। क्रिया में सबसे पहले पद लिखिए, क्रियापद। पदभेद कौन सी क्रिया है? लिंग, वचन, कारक यहाँ आवश्यक नहीं है। उसके बाद अन्य पदों से संबंध में, चूँकि ये स्वयं क्रिया है इसलिए इसका संबंध कर्ता से बताया जाता है। उसके पश्चात इसमें 3 नए बिंदु जुड़ते हैं जो केवल और केवल क्रिया में ही जिनका परिचय दिया जाता है। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए। ये 3 केवल क्रिया के पद परिचय में ही आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो है वाच्य, काल और धातु। इसके अतिरिक्त आपको इनका परिचय कहीं नहीं देना है। तो क्रिया में सबसे ज़्यादा परिचय दिए जाते हैं। तो इस तालिका को मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहती हैं, यदि इस तालिका को आपने याद कर लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से पद परिचय दे सकेंगे। अब चलते हैं अविकारी पदों के परिचय की तालिका की तरफ। तो जो अविकारी पद होते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इन पर लिंग, वचन का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इनका परिचय देते समय लिंग, वचन, काल इत्यादि जानकारी हमको नहीं देनी होती। तो अव्यय का पद परिचय बहुत ही संक्षिप्त होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पद। तो आप अव्यय के भेद देख सकते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक और फिर निपात।
पद लिखिए अव्यय, फिर पदभेद लिखिए, उसके बाद पदभेद के भी उपभेद होते हैं। जैसे हमने लिख चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, रीतिवाची, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची। तो क्रिया विशेषण आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, तो कदाचित आपको याद भी हो। रीतिवाचक अर्थात क्रिया किस ढंग से की जा रही है, कालवाची अर्थात किस समय की जा रही है, स्थानवाची अर्थात किस स्थान पर की जा रही है, और परिमाणवाची अर्थात कितनी मात्रा में की जा रही है। अन्य पदों से संबंध, चूँकि ये क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए इसमें हमको बताना पड़ता है कि किस क्रिया का विशेषण है। तो अन्य पदों से संबंध में आप लिखेंगे कि कौन सी क्रिया का ये विशेषण है। ठीक है, जिस तरह से विशेषण के पद परिचय में हम विशेष्य की जानकारी देते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण के परिचय में हमें क्रिया बतानी आवश्यक है। संबंध बोधक, चूँकि ये संबंध दर्शाता है 2 पदों में, इसके भी 10 उपभेद हैं, उतनी विस्तृत जानकारी आवश्यक नहीं है, कुछ ज़रूरी है तो वो हम आपको आगे बता देंगे। संबंध बोधक लिखिए, उसके पश्चात कौन से 2 पदों के मध्य संबंध बता रहा है वाक्य के अंतर्गत, वो दोनों पद आपको लिखने हैं। समुच्चय बोधक, आपने वाक्य में पढ़े हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, आपने देखे होंगे, और, या, अथवा, तथा, तो ये समानाधिकरण है। व्याधिकरण, किंतु, परंतु, तो इस तरह से जो व्याधिकरण और समानाधिकरण है, आप इनका उपभेद दर्शा सकते हैं। उसके पश्चात समुच्चय बोधक अव्यय है, तो जाहिर सी बात है ये 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो किन 2 वाक्यों को जोड़ता है उसकी जानकारी देंगे। तत्पश्चात देखिए तीसरा विस्मयादि बोधक, ये अत्यंत ही आसान है। इसमें आप विस्मयादि बोधक का साइन देख सकते हैं, उसका एक चिन्ह होता है, और अरे, वाह, आहा, आह, ओह, उफ, बापरे, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो क्रमशः हर्ष, घृणा, भय, प्रशंसा, परेशानी, आश्चर्य, दुख इत्यादि को प्रकट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप तो अव्यय लिखें, उसके बाद उसका भेद लिखें, उपभेद में आप किस भाव का सूचक है वो दर्शाएं। 5वां आता है निपात। निपात भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि मैं ही पानी पीना चाहता हूँ। अब यहाँ ही जो है निपात है, तो ही निपात है। यदि इसका परिचय आपको देना है तो आपको बताना होगा कि ये किस शब्द पर जोर डालता है। ही है तो वो मैं पर जोर डाल रहा है, मैं ही पानी पीऊँगा तो वह मैं पर जोर डाल रहा है। यदि मैंने बोला मैं पानी ही पीऊँगा तो यहाँ वो पानी शब्द पर जोर डाल रहा है। तो इस तरह से आप निपात में यह दर्शा सकते हैं कि वह किस शब्द पर जोर डालने का काम कर रहा है। अब चलिए बच्चों, हम पद परिचय आरंभ करते हैं। यहाँ मैंने ऊपर देखिए काले अक्षरों में लिखा है संज्ञा पद का परिचय। उसके पश्चात जो अभी हमने तालिका लिखी थी, उसी तालिका के अनुसार मैंने ऊपर लाल अक्षरों में लिखा है कि हमें संज्ञा के अंतर्गत किन किन का परिचय देना। सबसे पहले हमको पद लिखना है। पद अर्थात आप पहचानिए कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण। तो आप सबसे पहले पद लिखें। पदभेद, कौन सी संज्ञा है। लिंग आप आसानी से पहचान सकते हैं, वचन पहचान सकते हैं। कारक के भेद आपने याद अवश्य किए होंगे, और क्रिया से उसका क्या संबंध है, वह कर्म है या कर्ता है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पहला सेंटेंस मैंने दिया है और उसके अंतर्गत ही मैंने कोशिश की है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक तीनों प्रकार की संज्ञाएं आ जाएं, ताकि आपको तीनों प्रकार की संज्ञा का परिचय देते बन जाए। पिताजी राम के लिए कमीज़ लाए। कमीज़ देखकर राम को प्रसन्नता हुई। अब पहला शब्द जो यहाँ रेखांकित है, जिसका हमें परिचय देना है, वो है पिताजी। तो यहाँ तो मैंने आपको संज्ञा पद बता दिया है, किंतु परीक्षा में संज्ञा पद आपको पहले से नहीं बताया जाएगा। आपको पहचानना है कि पिताजी क्या है, संज्ञा पद है।
तो सबसे पहले आप पिताजी के परिचय में लिखेंगे संज्ञा, उसके पश्चात उसका उपभेद लिखिए, पदभेद कि वह कौन सी संज्ञा है। पिताजी क्या एक कॉमन है तो जातिवाचक संज्ञा है। पिताजी पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। अब कर्ता का है। अब कर्ता आप कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने का बहुत ही सरल सा तरीका है जिसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। इस वाक्य में जो भी मुख्य क्रिया है, जैसे पिताजी राम के लिए कमीज लाए, मुख्य क्रिया क्या है? लाए। लाए के पहले आप कौन लगा दीजिए, कौन लाए, आपको उत्तर क्या मिलता है? पिताजी। तो यदि कौन का उत्तर जो मिलता है वो होता है कर्ता कारक, क्रिया को जो कर रहा है वो कर्ता कारक है। तो कमीज लाने का कार्य पिताजी कर रहे हैं, इसीलिए वो कर्ता कारक है। और यही कर्ता कारक आपको संबंध दर्शाने में फिर से रिपीट करना है। जैसे लाए क्रिया का कर्ता, अब यह कर्ता कारक तो है पर इसका संबंध क्रिया से क्या है? लाए क्रिया। आप क्रिया लिखिए, पहले वाक्य में जो क्रिया है, पिताजी राम के लिए कमीज लाए। लाए क्रिया का कर्ता है। कौन है कर्ता? पिताजी। तो आपको केवल इतना ही संक्षिप्त में लिखना है, लाए, लाए को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, लाए क्रिया का कर्ता। ठीक है। तो आप यदि ऊपर की रेड लाइन याद रखें, उसको याद कर लीजिए। पद, पदभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। यदि ये आपने याद रख लिया तो आप उसी क्रम में परिचय देते जाइए। पिताजी, अब उसके बाद राम। राम को आप पहचानिए, यह है संज्ञा तो है ही, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का जिक्र कर रही है। राम, यह यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। अब कारक, कारक आप यहाँ पर उसकी विभक्ति से पहचानिए। पिताजी राम के लिए, आपने कारक विभक्ति अभी पढ़ी होगी, मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, तो इसीलिए राम के पश्चात जब यहाँ के लिए आया है तो ये संप्रदान कारक है। अब संप्रदान को ही आपको पुनः उपयोग करना है क्रिया से संबंधित। लाए क्रिया का संप्रदान, ऊपर हमने क्या लिखा था? लाए क्रिया का कर्ता, क्योंकि पिताजी कर्ता थे। अब यहाँ जो राम है वो संप्रदान, तो लाए क्रिया का संप्रदान। तीसरे पद परिचय में चलते हैं। कमीज, यह भी संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। अब कमीज स्त्रीलिंग शब्द है, आप लिंग कैसे पहचानेंगे? आप इसका अलग से एक छोटा सा वाक्य बना लीजिए। कमीज पीला है कि पीली है? पीली है, पीला नहीं बोलते हम क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। कमीज गंदी हो गई है, गंदा नहीं बोलते। तो कमीज, इससे हमें पता चलता है कि कमीज शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आप अलग से उसके छोटे वाक्य बनाकर देख लीजिए, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कमीज स्त्रीलिंग है और यहाँ एक कमीज के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वह एक वचन है। अब पुनः बारी आती है कारक की। अभी हमने आपको कर्ता कारक पहचानना बताया था। किस तरह से? क्रिया के पहले प्रश्न करें कौन, तो उत्तर जो मिलेगा वो है कर्ता कारक। अब इसी तरह क्रिया के पहले आप प्रश्न करिए किसका या क्या। क्या लाए? कमीज लाए। तो क्या के उत्तर में यदि कमीज मिल रहा है तो कमीज जो है वो कर्म कारक है। पुनः इसी कर्म कारक को हम यहाँ रिपीट करेंगे, लाए क्रिया का कर्म। ध्यान रखिए बच्चों, जब हम क्रिया से संबंध बताते हैं तो उसी कर्ता को यहाँ हम रिपीट कर देते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए। लाए क्रिया का कर्म, ऊपर से देखते आइए आप। लाए क्रिया का कर्ता, लाए क्रिया का संप्रदान, लाए क्रिया का कर्म। ठीक है। तो इस तरह से कमीज का परिचय हो गया। अब आते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता मन का एक भाव है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। और प्रसन्नता होती है, होता नहीं है। स्त्री या लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है और यह एक वचन है। पुनः कर्म कारक। कैसे? हुई क्रिया के पहले आप प्रश्न करिए क्या हुई,
प्रसन्नता हुई, इसलिए यह कर्म कारक है। अब कौन सी क्रिया का कर्म है? हुई क्रिया का कर्म। तो इस तरह से आप पद, पदभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और संज्ञा पद का परिचय देते जाइए। अब बच्चों चलते हैं सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम जिसके हमने उपभेद बताए थे आपको, छह उपभेद बताए थे, और मैंने यहाँ प्रयास किया है कि मैं 6 प्रकार के उपभेदों का परिचय आपको दे दूँ। जैसे पहले ही वाक्य में मैंने यहाँ 4 भेद सर्वनाम के लिए हैं। वाक्य देखिएगा, रमेश ने रानी को पुस्तक दिखाकर कहा। ध्यान से देखिए, रमेश जो है पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। रमेश ने रानी को पुस्तक दिखाकर कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता और कुछ भी ले लो। मैं सर्वनाम है, किसकी जगह प्रयोग हुआ? रमेश की जगह, अर्थात वह पुल्लिंग है। तुम्हें किसकी जगह प्रयोग हुआ? रानी की जगह, अर्थात वह स्त्रीलिंग है। यह किसकी जगह यूज हुआ? पुस्तक की जगह, अर्थात वह स्त्रीलिंग है। नहीं दे सकता और कुछ भी ले लो। अब कुछ का लिंग हम स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए क्रमशः बढ़ते हैं। जो केसरिया रंग के शब्द हैं, मैं, तुम्हें, यह और कुछ, ये 4 सर्वनाम हमने इस वाक्य में लिए हैं, जिनका हमें पद परिचय करना है। सबसे पहले मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ मैंने दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहले सर्वनाम लिखें, फिर पुरुषवाचक लिखें, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के भी हमने 3 भेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, तुम, वो। तो यहाँ मैं उत्तम पुरुष है। अब आते हैं लिंग में। मैं, जैसा मैंने बताया, रमेश के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। रमेश एक वचन है, इसलिए एक वचन। कर्ता कारक, अब पुस्तक दिखाने का कार्य किसने किया है? रमेश ने, इसलिए वह कर्ता है, कर्ता कारक। अब क्रिया से संबंध में वही बात आएगी। कौन सी क्रिया? दिखाकर कहा, नहीं दे सकता, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। आप पहले वाक्य को छोड़ दीजिए, हम दूसरे वाक्य का परिचय दे रहे हैं, इसलिए वहीं से क्रिया लेंगे। मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, तो यहाँ क्रिया है दे सकता। दे सकता क्रिया का कर्ता, ठीक है, मैं करता है। अब चलते हैं तुम्हें में। तुम्हें पुनः पुरुषवाचक सर्वनाम और यह मध्यम पुरुष है। मैं, तुम, वह। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। अब तुम्हें यहाँ रानी की जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब यह कौन सा कारक है? कर्म कारक। किसको नहीं दे सकता? मैंने नीचे देखिए काले शब्दों में कर्ता और कर्म को पहचानने का एक टिप दिया है। कर्म की पहचान क्रिया के पहले प्रश्न करें, क्या या किसको। किसको नहीं दे सकता? उत्तर क्या मिला? तुम्हें। तो तुम्हें जो है वो कर्म है, कर्म कारक। अब किस क्रिया का कर्म है? दे सकता क्रिया का कर्म, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे पद में। यह किसकी जगह प्रयुक्त हुआ है? पुस्तक की जगह। निश्चयवाची सर्वनाम, यह अर्थात वहाँ निश्चय प्रकट हो रहा है, इसलिए वो निश्चयवाची सर्वनाम है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक छोटी, पुस्तक बड़ी, पुस्तक बड़ा या पुस्तक बड़ा या छोटा नहीं होता है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। कर्म कारक कैसे है? यह नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? यह नहीं दे सकता, अर्थात वह कर्म कारक है। कौन सी क्रिया का कर्म है? वही दे सकता क्रिया का कर्म, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ और कुछ भी ले लो। कुछ यहाँ पे अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाची सर्वनाम। और कुछ का यहाँ पे कोई लिंग निर्धारित नहीं है, पुल्लिंग, एक वचन है और कर्म कारक है। कुछ भी ले लो, कौन सी क्रिया का कर्म है? ले लो क्रिया का कर्म। क्या ले लो? कुछ भी ले लो, तो ले लो क्रिया का कर्म है। तो यहाँ देखिए क्रिया चेंज हो गई। इस पूरे वाक्य में 3 क्रियाएं हैं। पहला आया है दिखाकर कहा,
दूसरा दे सकता और तीसरा ले लो। तो हमको जिस वाक्य के अंतर्गत परिचय देना है उसी वाक्य की क्रिया उठानी है। हमने जब मैं तुम्हें यह का परिचय दिया तो दे सकता क्रिया ली, और जब कुछ का परिचय लिया तो हमने ले लो क्रिया ली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और नीचे जो कर्ता और कर्म की पहचान के बिंदु हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए, आगे भी उनकी जरूरत पड़ेगी। सर्वनाम के अन्य पद, द्वार पर कौन आया है। कौन की जगह आप कोई व्यक्ति रख सकते हैं। राम आया है, अर्थात ये सर्वनाम शब्द है। तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाची सर्वनाम। आया है दिया है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। आया है, आए है नहीं है, इसलिए हम एक वचन है। और कौन आया है का प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसलिए यह कर्ता कारक है। और कौन सी क्रिया का कर्ता है? आया है क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से यदि कौन इस तरह के शब्द आते हैं तो ये प्रश्नवाची सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। बच्चों अपना ध्यान रखना। अपना जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमने निज के लिए, निज यानी स्वयं के लिए, स्वयं, खुद, अपना, अपने, आप, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो निजवाची सर्वनाम है, पुल्लिंग शब्द है। बच्चों यहाँ बहुवचन शब्द है, इसलिए यह बहुवचन है। संबंध कारक, अब हमने संबंध कारक की विभक्ति आप ध्यान करिए। हमने क्या बताया था? ना ने नी, रा रे री, का के की। तो यह ना ने नी अपना संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंध कारक है। अब किन दो संबंध यदि कारक लिखेंगे तो आप ये लिखना आवश्यक है कि वो किसके बीच संबंध बता रहा है। बच्चों का संबंध किससे? ध्यान रखने से जोड़ रहा है। तो आपको ये यहाँ पर लिखना आवश्यक है। अंतिम देखिए, जो बोया सो काटा। जो और सो ये संबंधवाची सर्वनाम है। संबंधवाची और पुल्लिंग एक वचन। जो बोया सो काटा। कर्म कारक, बोया के आगे प्रश्न करिए, क्या बोया? जो बोया, तो कर्म कारक है। और किसका कर्म है? बोया और काटा क्रिया का कर्म है। तो इस तरह से यहाँ हमने सर्वनाम के 6 भेद आपको दर्शाने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप इनका परिचय दे सकते हैं। अब चलते हैं विशेषण पद के परिचय की। विशेषण का परिचय छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। इसमें आप ध्यान रखिए, पद, पदभेद, लिंग, वचन और विशेष्य। यहाँ आपको क्रिया से संबंध बताने की ज़रूरत नहीं है, कारक बताने की ज़रूरत नहीं है, विशेष्य बताना अति आवश्यक है। जहाँ भी विशेषण आए विशेष्य अवश्य बताइए। अब ये विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मेरे पास छोटी पुस्तक है, छोटी विशेषण है। अब वो छोटी किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की। तो पुस्तक शब्द हुआ विशेष्य। तो इस तरह से आप विशेषण और विशेष्य ये ध्यान रखिए। अब देखिए, पहला वाक्य है, उसमें हमने 2 विशेषण जोड़ने का प्रयास किया है। दिल्ली के निकट कई नगरों में वीर सैनिक रहते हैं। तो हमने क्रम से लिया है। पहले गुणवाचक विशेषण, वीर गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण की जानकारी दे रहा है। अब सैनिक चूंकि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वहाँ पुल्लिंग लिखेंगे। रहते हैं बहुवचन है, बहुत सैनिकों के बारे में बता रहा है, इसलिए बहुवचन। अब यहाँ पे आपको कारक नहीं लिखना है, क्रिया से संबंध नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? विशेष। तो वीर जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? सैनिक की। तो आप यहाँ पे लिखिए विशेष्य सैनिक। ठीक है, अगला देखिए, कई नगरों में, कई। अब आपने विशेषण के भेद ध्यान रखिए, 2 भेद, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। संख्यावाचक में उन शब्दों को लाया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है। अब यहाँ जो नगर है वो कोई उनका मात्रा या उनका नापतोल नहीं होता, उन्हें गिना जाता है। तो इसलिए जो कई है वो संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ
कोष्ठक में लिख दीजिए कि वो अनिश्चित है, 2-4 नगर नहीं, वो अनिश्चित है, कई है, इसलिए अनिश्चित है। तो वहाँ कोष्ठक में आप अनिश्चित लिख दीजिए, या कोष्ठक में ना लिखें तो कॉमा लगा के अनिश्चित संख्यावाची लिखें। अब नगर चूँकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग लिखेंगे, नगरों बहुवचन है इसलिए कई भी बहुवचन शब्द है तो बहुवचन लिखेंगे। विशेष में आप लिखिए, कई शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? नगरों की, तो विशेष आएगा नगरों। ठीक है, तो ऊपर के लाल शब्द ध्यान रखिए, पद, पदभेद, लिंग, वचन, विशेष, इसी क्रम में लिखना है तो आपको याद रहेगा। दूसरा वाक्य देखिए, ये लड़के बहुत पानी बर्बाद करते हैं। पहला हमने लिया बहुत, जैसा अभी आपको बताया संख्यावाची वो होते हैं जिन्हें गिना जाता है, और परिमाणवाची जो होते हैं जिनको नापा या तौला जाता है। पानी को गिना नहीं जाता, उसको नापते या तौलते हैं, 1 बाल्टी, 4 बाल्टी, 1 टब, तो इस तरह से उसे नापते या तौलते हैं, तो ये परिमाणवाची विशेषण में आता है। तो इसे हम अनिश्चित है बहुत, उसमें ये नहीं निश्चित नहीं दिया कि 1 लीटर पानी या 4 लीटर पानी, बहुत पानी, तो अनिश्चित है, तो आप उसी तरह अनिश्चित लिख दीजिए। पानी शब्द पुल्लिंग है और बहुत अपने आप में बहुवचन शब्द है, और विशेषिका लिखेंगे, बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की, विशेषिका हो गया पानी। ठीक है, इसी तरह आते हैं ये में, ये सार्वनामिक विशेषण, जैसा हमने बताया था सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में छोटा सा अंतर होता है, जो आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिए लड़के संज्ञा है, संज्ञा के पहले ये प्रयोग हुआ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं हुआ। यदि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता तो वो सर्वनाम होता। यहाँ संज्ञा लड़के हैं, उसके पहले हमने संकेत किया ये लड़के। सार्वनामिक का एक और नाम क्या है? संकेतवाची। तो आप चाहें तो इसे संकेतवाची भी कह सकते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग, चूंकि लड़कों के लिए यूज हुआ इसलिए पुल्लिंग। लड़के अपने आप में बहुवचन है, ये भी बहुवचन शब्द है, बहुवचन। विशेष्य क्या है? लड़के। हम किन की तरफ संकेत कर रहे हैं? लड़के। तो ये क्या हुआ? विशेष लड़के। अब आते हैं क्रियापद की। क्रियापद का परिचय सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है। इसमें बहुत, जैसे हमने आपको तालिका में बताया था, इसमें बहुत सारे बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पद, पदभेद, लिंग, वचन, अन्य पद से संबंध, वाच्य, काल और धातु। इसमें वाच्य, काल और धातु ये 3 बिंदु जो है वो नए आए हैं। इन्हें आप याद रखिए, ये केवल क्रिया में प्रयोग होते हैं और किसी शब्द के परिचय में प्रयोग नहीं होते। सबसे पहले मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई थी कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो पहले हम देखते हैं रमा पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पढ़ती है शब्द का परिचय देना है हमें। तो सबसे पहले आप लिखिए वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्रिया कॉमा सकर्मक। उसके बाद लिंग कौन सा है? वो आपको पढ़ती है से समझ में आ रहा है, स्त्रीलिंग। पढ़ते हैं नहीं है, एक वचन है, पढ़ती है एक वचन। अब कर्तवाच्य, कर्तवाच्य ये आप वाच्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ इसमें द्वारा और से का प्रयोग नहीं हुआ है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, रमा के अनुसार है, इसलिए कर्तवाच्य। काल कौन सा है? वर्तमान का, क्योंकि ये पढ़ती है प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। धातु रूप हमने आपको बताया था, पढ़ती किस धातु से बना है? पढ़ धातु। अब क्रिया है तो इसका संबंध हम कर्ता से बताएंगे। अभी तक हमने संज्ञा सर्वनाम में क्रिया से संबंध बताया था, परंतु यहाँ क्रिया स्वयं है, उसका परिचय, इसलिए उसका संबंध हम कर्ता से बताएंगे। रमा कर्ता की क्रिया, रमा कर्ता है, रमा ही पढ़ रही है, पढ़ने का काम वही कर रही है, इसलिए रमा कर्ता की क्रिया। अगला सेंटेंस देखिए, तुम घर जाओगे। यहाँ जाओगे क्रिया का परिचय देना है। जाना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। कर्म की पहचान नीचे सेंटेंस देखिए, क्रिया के पहले प्रश्न करें क्या जाओगे, कोई उत्तर नहीं मिलता। किसको जाओगे, कोई उत्तर नहीं मिलता।
अर्थात यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। और जाओगी नहीं दिया है, इसलिए यह जाओगे पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, पुनः कर्तवाच्य है, क्योंकि जाओगे क्रिया तुम के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। जाओगे फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल की ओर संकेत करता है, इसलिए भविष्य काल है। धातु जाओगे की धातु रूप क्या है? जा से बना है जाओगे, तो जा धातु। अब कर्ता से संबंध बताइए, कौन सा कर्ता है? तुम कर्ता की क्रिया। तो इस तरह से आप क्रियापद का ये सकर्मक और अकर्मक का परिचय यहाँ देंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अन्य क्रियाएं बताई थी, 5 क्रियाएं। उसमें से एक थी सामान्य क्रिया, वह उतना कठिन नहीं है उसका, इसलिए उसका मैंने उदाहरण यहाँ नहीं दिया है। अन्य क्रियाओं का उदाहरण देने का प्रयास किया है, परंतु बच्चों ध्यान ये रखिए कि आप क्रिया का परिचय देते समय सकर्मक और अकर्मक को मुख्य रूप से लिखेंगे। बाकी जो अन्य भेद हैं 5, इनको आप पुस्तक में दर्शा दीजिए या कॉमा लगा के बाद में दर्शाएं, परंतु सकर्मक और अकर्मक दर्शाना ये आवश्यक है। पहला वाक्य देखिए, मानवी बैठकर कपड़े धोने लगी। अब यहाँ बैठकर का पद परिचय आपको देना है। तो बैठकर क्रिया, बैठना क्रिया अपने आप में अकर्मक है। उसके आगे आप प्रश्न लगाइए, क्या बैठकर, किसको बैठकर, कोई उत्तर नहीं मिलता। अब अकर्मक सबसे पहले लिखिए। अब उसके बाद ब्रैकेट में मैंने लिखा है पूर्वकालिक, ये हमने आपको पूर्व ज्ञान में बताया था। इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? धोने लगी। अब कपड़े धोने के पूर्व काल में उसने कौन सी क्रिया की? उसने बैठने की क्रिया की, इसलिए वह पूर्वकालिक क्रिया है। तो आप वहाँ पुस्तक में लिख दीजिए पूर्वकालिक। अब चूंकि मानवी काम कर रही है, स्त्री काम कर रही है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य है, क्योंकि क्रिया का कर्ता का ही प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कर्तवाच्य। काल वर्तमान है। धातु बैठने की धातु क्या है? बैठ धातु। अब इसका संबंध बताइए, मानवी कर्ता की क्रिया। बैठने का कार्य कौन कर रहा है? मानवी, मानवी कर्ता की क्रिया। तो ये थी पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा वाक्य देखिए, शिक्षक द्वारा बच्चे से पाठ पढ़वाया गया। पढ़वाया गया, बच्चे ने स्वयं नहीं पढ़ा, किसकी प्रेरणा से पढ़ा? शिक्षक की प्रेरणा से पढ़ा। तो यह एक तो सकर्मक क्रिया। सबसे पहले आप कर्म के अनुसार भेद लिखिए। सकर्मक, पढ़वाया गया के पहले प्रश्न करिए, क्या पढ़वाया गया? पाठ। उत्तर आपको मिल रहा है, कर्म आपके पास है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक है। कोष्ठक में हमने लिखा है प्रेरणार्थक। यदि आया प्रत्यय जुड़ जाता है, पढ़वाया, लिखवाया, समझवाया, तो यहाँ बच्चा स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, उससे करवाया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, बच्चा कर रहा है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, ठीक है। कर्मवाच्य। अब यहाँ देखिए वाच्य बदला है, अभी आपने वाच्य पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ वाक्य देखिए, द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। शिक्षक द्वारा बच्चे से पाठ पढ़वाया गया। पढ़वाया गया क्रिया किसके अनुसार है? पाठ के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। पढ़वाया गया अतीत की जानकारी है, भूतकाल की। पढ़ धातु से बना है, इसलिए धातु पढ़। अब यह कौन से कर्ता की क्रिया है? इसे बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसे शिक्षक करवा रहा है, इसलिए यह शिक्षक कर्ता की क्रिया, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब चलते हैं तीसरे वाक्य में। हम लोगों से खाना नहीं खाया जा रहा है। यहाँ 4 शब्दों को रेखांकित किया है। खाना मुख्य क्रिया, अब उसके साथ जाने का कोई अर्थ नहीं है, रहने का कोई अर्थ नहीं है, किंतु संयुक्त रूप से उनको यहाँ पर प्रयोग किया गया है। खाया जा रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि खाने के पहले प्रश्न करिए, क्या खाया जा रहा है? खाना, अर्थात यहाँ कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। और क्रियापद एक से ज़्यादा है,
खाया जा रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया, एक से ज़्यादा क्रियापद होते हैं। पुल्लिंग है, बहुवचन है, हम लोगों से, हम लोग बहुवचन है इसलिए। कर्मवाच्य है, हम लोगों से या हम लोगों के द्वारा खाना नहीं, यहाँ भी से या के द्वारा का प्रयोग है। और क्रिया किसके अनुसार है? खाने के अनुसार है, इसलिए कर्मवाच्य है। वर्तमान काल है, मुख्य धातु क्या है? खाया की खा, खाया क्रिया मुख्य क्रिया है, उसकी धातु क्या होगी? खा। जाने का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता, रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। मुख्य क्रिया क्या है? खाना, इसलिए खा धातु। अब कर्ता क्या है? हम कर्ता की क्रिया। ठीक है, तो ये हुआ संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अब देखते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसा हमने आपको पूर्व ज्ञान में बताया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं वो होती हैं नाम धातु क्रिया। जैसे बात, ये अपने आप में संज्ञा शब्द है। दोनों बहनें बतिया रही हैं, अब बतिया रही अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई कर्म का प्रयोग नहीं किया गया। अकर्मक के बाद हमने लिख दिया नाम धातु क्रिया। और बच्चों, यदि आपको ये पूर्वकालिक प्रेरणार्थक संयुक्त नाम धातु नहीं भी बनते हैं, यदि आपको सकर्मक अकर्मक बनता है तो उतना ही पर्याप्त है, किंतु और गहराई में जाने के लिए इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। स्त्रीलिंग शब्द है, चूँकि बहनें स्त्री शब्द है। बहुवचन है, दो बहनों का प्रयोग है इसलिए। कर्तवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार है। काल भी वर्तमान काल है। बतियाना की धातु रूप क्या है? बात। और कौन सा कर्ता है? बहने कर्ता की क्रिया। तो इस तरह से क्रियापद में ध्यान रखिए, 3 नए बिंदु जुड़ते हैं, वाच्य, काल और धातु। ये किस में जुड़ते हैं? केवल क्रियापद में। तो ये क्रियापद का परिचय यहाँ पूर्ण हुआ। अब आते हैं हम आविकारी पदों के परिचय में, जिनका दूसरा नाम है अव्यय। इसका परिचय बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान होता है, बस आप पद भेद और उपभेद याद रखिए। आविकारी पद होते हैं मुख्य रूप से 4, 5वां हमने उसमें और ऐड किया है निपात। तो मैंने सभी के उदाहरण यहाँ एक एक दिए हैं। लता धीरे धीरे आई और ऊपर जाकर सो गई। यहाँ 2 पदों का परिचय देना, धीरे धीरे और ऊपर। धीरे धीरे। अब बच्चों, क्रिया विशेषण जानने के लिए पहले तो आप क्रिया पहचानिए। आई क्रिया है। अब यहाँ इसके पहले 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं क्रिया विशेषण पहचानने के लिए। कैसे आई? ठीक है, ये हमको रीति बताती है। कब आई? ये हमको काल बताता है। कहाँ आई? ये हमको स्थान बताता है। और कितना? ये हमको परिमाण बताता है। तो ये 4 क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो आप क्रिया के पहले ये 4 प्रश्न करें, जिसका उत्तर मिलता है वह भेद यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप पहचान गए कि क्रिया हो रही है कौन सी? आने की। अब वो आने की विशेषता बताया गया है, क्रिया की विशेषता बताया गया है, इसलिए वह क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, अब वह रीतिवाचक है क्योंकि वह क्रिया का ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है। तो आप सबसे पहले लिखिए क्रिया विशेषण अव्यय, उसका उपभेद लिखिए रीतिवाची, और संबंध बताएंगे आप आई क्रिया का विशेषण। चूँकि यह क्रिया विशेषण है इसलिए आपको यहाँ क्रिया बताना आवश्यक है। जिस तरह से विशेषण में आप विशेष्य बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण में आपको क्रिया बतानी है। एक और मैंने उदाहरण दिया है, एक रीतिवाचक दिया, अब एक स्थानवाची का उदाहरण दीजिए। ऊपर जाकर सो गई। अभी मैंने जैसे आपको बताया क्रिया के पहले प्रश्न करना है। ऊपर जाहिर सी बात है स्थान बताता है। जाकर, जाकर क्रिया है, उसके पहले प्रश्न करिए। कैसे जाकर? उत्तर नहीं मिलता। कब जाकर? उत्तर नहीं मिलता। कितना जाकर? उत्तर नहीं मिलता। उत्तर किसका मिलेगा? कहाँ जाकर, अर्थात स्थानवाची। तो क्रिया विशेषण अव्यय स्थानवाची, उसका उपभेद है। और कौन सी क्रिया का? जाकर क्रिया का विशेषण। ठीक है, तो इसका पदभेद
छोटा ही होता है, इसको आप बड़ा करने के लिए अव्यय अलग कर दीजिए, क्रिया विशेषण अलग कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लो। से पहले का आपको यहाँ पर परिचय देना है। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक पहले अर्थात काल बता रहा है। संबंध बोधक के बहुत सारे भेद हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आप अलग से पुस्तक में पढ़कर ले सकते हैं। कालवाची, अब ये चूंकि संबंधवाची है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं दो चीज़ों के बीच संबंध बताएगा, तो आपको बताना होगा जाने और नाश्ता करने क्रिया के बीच का संबंध बता रहा है। स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लो, जाने और नाश्ता करने की क्रिया के बीच संबंध बता रहा है। ठीक है, अगला देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। की का प्रयोग करना है, ये आपने वाक्य में पढ़ा है समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब ये इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंतर्गत और आता है, तथा या अथवा आते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय, इसका भेद क्या है? व्याधिकरण। अब समुच्चय बोधक अव्यय है तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। कौन से दो वाक्य? गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोलो, इन दो वाक्यों को ये जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह समुच्चय बोधक अव्यय के बिंदु है जो बहुत ही कम है। तो यहाँ आविकारी शब्द के अन्य भेद, अब मैंने एक व्याधिकरण लिया था तो एक समानाधिकरण भी ले लेते हैं। मैं आया और पिताजी से मिला। अब यहाँ और पद का आपको परिचय देना, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है, किंतु ये समानाधिकरण है, क्योंकि दो समान पदों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो समानाधिकरण है। ये आप जब वाक्य भेद पढ़ेंगे तो आपको इनका अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। अब ये समुच्चय बोधक है तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, उन दो वाक्यों का जिक्र आपको यहाँ करना है। मैं आया व पिताजी से मिला, दोनों वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, अब जो बहुत ही आसान है, उफ कितनी गर्मी है। उफ, ओह, आहा, वाह, बापरे, छी, ये सारे शब्द यदि यहाँ आते हैं उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह आता है तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो हमको उफ का परिचय देना है यहाँ पर। उफ विस्मयादि बोधक अव्यय, और यह किसका सूचक है? परेशानी सूचक है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम उफ बोलते हैं, उफ। यदि वाह होता, वाह कितना अच्छा मौसम है, तो वाह प्रसन्नता सूचक है। तो इस तरह से उफ जो है परेशानी सूचक है। अंतिम जो सामान्यतः पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, किंतु मैंने इसको यहाँ जोड़ा है, निपात। मैं भी चलूँगा, भी का परिचय देना है। आप सबसे पहले लिखिए अव्यय, उसके बाद लिखिए निपात। निपात का कार्य ही होता है कि ये जिस शब्द के बाद प्रयोग किया जाता है उस शब्द पर जोर डालता है। मैं भी चलूँगा, मैं चलूँगा सामान्य शब्द, किंतु मैं पे जोर डालने के लिए भी का प्रयोग हुआ है। तो आप बाद में लिखिए मैं शब्द पर जोर डालता है। तो इस तरह से निपात का परिचय आप दे सकते हैं। ये होते हैं भी, ही, मात्र, तक, तो। ठीक है, तो कुछ गिनती के होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। तो ये अन्य अव्यय पद है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये पद परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इससे संबंधित अन्य उदाहरणों को भी करने की कोशिश करिए। यहाँ गृह कार्य में मैंने कुछ आपको सभी प्रकार के एक एक उदाहरण देने का प्रयास किया है। निम्नलिखित रेखांकित पदों का परिचय लिखें। जहाँ तक कब्जा हो चुका है उसमें से कुछ ज़मीन कुछ लड़कियों को लौटा दी जाए। लड़कियों, ताकि अलग है, हमें अलग है, लगे कि हमारी भावना का सम्मान किया जाता है। जितने भी काले शब्द हैं उन पदों का आपको यहाँ पर परिचय देना है। तो ये हमारा पद परिचय यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह से इसे नोटबुक में लिखें।